ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 35, ट्यूसडे। लेक्चर नंबर 35, ट्यूसडे, अक्टूबर 14। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम रिकैप के हवाले से। ओवरऑल रिकैप बहुत अच्छा था और फायजा ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। और यहाँ पे जो पिछले रिसेंटली फॉर एग्जांपल नादिया थी या फबीहा का इतना अच्छा रिकैप नहीं था। तुम यही देखो यार, बात सिर्फ इतनी थी, वो बहुत जोर से बात कर रही थी, तेज आवाज से बात कर रही थी, तो मुमकिन उनकी टांगें कांप रही हो, लेकिन हमें पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज की वजह से हमें फील ही नहीं हुआ कि वो घबराई भी है। बस यही सारा कमाल है। आपका जो बात करने का अंदाज है ना, वो आपकी बहुत सारी खामियों पे पर्दा डाल देता है। आप नोट करना, हमारे कॉलेज के जो अच्छे स्पीकर्स हैं, सर सफदर, सर शर्जील, हमको हमेशा तैयारी का मौका नहीं मिलता, लेकिन बस वो होता है कि जब उनकी चूंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई है, वो जब भी बात करने खड़े होते हैं तो खुद ब खुद ऐसे बात कर रहे होते जैसे पता नहीं कितनी तैयारी करके आए। अक्सर तैयारी है, उनकी प्रैक्टिस भी है, लेकिन असल जो चीज जिसकी वजह से वो मजमे को, क्राउड को कंट्रोल कर लेते हैं, वो उनकी आवाज है। बाकी एक जो गलती थी ऑब्वियस सी, कुछ नजर आई थी वो गलती आप लोग को? एक मिनट, शकायना क्या गलती थी? क्या? ओके, बिल्कुल, जो इनकी नर्वसनेस थी। कोई जो अपने नकाब से खेल रहा होता है, कोई जो है पेन से खेल रहा है। बोर्ड ओवरऑल अच्छा इस्तेमाल किया, तेजी से लिखा, विच इज अ गुड प्रैक्टिस। तेजी से लिखना चाहिए, क्योंकि क्लास में आप इतना टाइम नहीं दे सकते। जब तक आप बोर्ड की तरफ देखते रहेंगे, आपकी क्लास से डिस्कनेक्शन है। और कोई गलती नजर आई? राबिया, शबीना, आप ही लोग को तो देख रही थी, वो तो इधर देख ही नहीं रही थी, तो सबको नहीं देख पा रही थी वो। आई डोंट नो, इधर देख रही थी, इधर भी नहीं बिल्कुल देखा। तो अगेन ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपने जैसे आपने देखा है वो तो जेल वगैरह के अंदर एक सर्च लाइट लगी हुई होती है, देखा? मूवीज तो आप लोग देखते नहीं है ना, आप लोग कुछ पता ही नहीं है। तो जैसे चौकीदार होता है, चौकीदार का काम क्या होता है? पूरा गश्त करता रहे, किसी को भी इग्नोर ना होने दे। देखो क्लास के अंदर यही होता है। जो टीचर्स क्लास के अंदर सिर्फ आगे फोकस कर रहे होते हैं, उनकी क्लास में डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है। और जो टीचर पूरी क्लास को देख रहे होते हैं, और पूरी क्लास को देख रहे होते हैं, कौन कहाँ पे देख रहा है, क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी क्लास का जो है राबिया, उनकी क्लास का जो एक बिहेवियर होता है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यही वाला काम आपने करना है। आपके पास भी जो हमेशा क्लास जो है वो 10-15 बच्चे नहीं मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। कैसे क्लास को कंट्रोल करना है, तो उसका यही तरीका है कि पूरी क्लास को आप एंगेज करें थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू योर आइज। अच्छा, थोड़ा टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, कल जो है हम लोग एक मीटिंग में गए थे, और मीटिंग जो थी कराची यूनिवर्सिटी में थी, और वहाँ पे जो है तमाम एफिलिएटेड कॉलेजेस के टीचर्स आए थे। तो पेपर कैसा बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सब बातों पे डिस्कशन हुआ। और मैं बाद में बातें बताऊंगा क्या हुआ जैसे जैसे वक्त मिलेगा, और जिस दिन बच्चे कम आएंगे उसी दिन सारी बातें बता दूंगा। ओके। और हमने पेपर प्रपोज किया। वो कौन सा पेपर प्रपोज किया? जिस दिन सबसे कम बच्चे होंगे उस दिन मैंने ये सब बातें बतानी है। फिर जो खातून वहाँ पे पेपर चेक कर रही हैं, और उनसे भी मेरी बात हुई, उनका भी मैंने मैसेज रिकॉर्ड किया कि आप चेक करते वक्त क्या आपका क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह भरपूर कोशिश है कि हम उनको यहाँ कॉलेज में इनवाइट करें कि एक पेपर से पहले वो आप लोग को एक थोड़ी सी ब्रीफिंग भी दे दें। ओके, तो हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। तो अब जब मैं बता रहा हूँ कि फला टॉपिक इंपॉर्टेंट है कराची यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। एनालॉग वर्सेस डिजिटल का जो टॉपिक है, ये अहम टॉपिक है। जो पेपर की वहां पे जो मेरी बात हुई ना वहाँ टीचर से, तो मैंने इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज किया कि उन लोगों का माइंडसेट भी क्लास 9 वाला है, कि हम जो है क्लास 9 का पढ़ा रहे हैं। हालांकि अच्छा, आप कह सकते हो सर आप ज्यादा पढ़ा रहे हैं। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये एचईसी की आउटलाइन के अंदर मौजूद है। अगर आप लोग एचईसी की आउटलाइन को देखो, अब टीचर ने अगर अंधी मचाई हुई हो, वो क्लास 9 की बुक को लेकर हाथ में घूम रहा हो, और आपको ये बात जान के बहुत हैरत होगी कि अगले सेमेस्टर में जो आप आईसीटी पढ़ेंगे, मेरे लेक्चर्स उसके भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो अगर आईसीटी के लेक्चर पढ़ेंगे तो बास कॉलेजेस के अंदर आईसीटी के अंदर वो चीजें पढ़ाई जा रही है जब आप भी पढ़ रहे हैं हम लोग। उन्होंने आईसीटी का मतलब ये ले लिया कि हम कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। बहरहाल, तो वहां जो लोग मुझे नजर आए, तो मैंने देखा कि वो क्लास 9 की बुक को फॉलो कर रहे हैं, एचईसी की आउटलाइन को खोल के भी नहीं देखा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास 9 की जो आउटलाइन है या क्लास 9 की जो कोर्स है, उसकी तरफ तवज्जो देना आप लोग के लिए ज़रूरी है फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सारे नोट्स वगैरह दूंगा, पास पेपर्स भी सॉल्व करके रखे हैं मैं वेबसाइट पे, सब चीज़ें मैं समझाऊंगा, उसकी इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
असल जो काम है करने का वो ये कि आप लेक्चर्स और से सुने, जो एक्टिविटीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर करें। मुझे यकीन है कि कराची यूनिवर्सिटी का पेपर आप लोग के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज साबित नहीं होगा। तो एनालॉग और डिजिटल जो है क्लास 9 का टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फायजा ने इसका बहुत अच्छा रिकैप दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ जाता हूँ। और मेरे ख्याल में एक सवाल जो बीच में आया था कि डिजिट्स का वर्ड कहाँ से आया है, तो बस बात इतनी सी है कि फिंगर्स को लैटिन में डिजिट कहते हैं, कुछ और वर्ड आते हैं डिजिटम कहते हैं, वहां से ये वर्ड आया है। तो डिजिट्स का मुराद जो है उनकी उंगलियां थी, और हम उंगलियों पे गिनते हैं 1 2 3 4, तो जीरो को लगा दिया तो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बन गया, बस ये है। और हमारा जो नंबरिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स के अंदर यूज हो रहा है उसके अंदर सिर्फ 2 नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन कौन से? 0 और 1, दैट्स इट। इसमें कोई सवाल तो नहीं था मेरे ख्याल में, और तो कोई सवाल नहीं है। ओके, हम फिर आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल में जब हमने लास्ट टाइम इस टॉपिक को पढ़ा था कि किस तरीके से जो है हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो आप लोग को डिजिटल की फवायद नजर आए होंगे कि जब आपने कहा 0 1 तो अब आप हर चीज को यूज कर सकते हैं। फ्लैग है नहीं है, फ्लैग उठाया हुआ है तो 1, फ्लैग नीचे है तो 0, पानी भरा हुआ है तो 1, पानी खाली है तो 0, घड़ा है तो 0, घड़ा नहीं है तो 1। अपनी मर्जी से आप जो चाहे स्टैंडर्ड बना सकते हैं। ये डिजिटल के बहुत बड़े फायदे हैं। अच्छा, अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े हाइब्रिड के अंदर, फिर मैंने ये पॉइंट कहा था कि ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को लेके चल रहे होते हैं। अमूमन जब हम लोग किसी नेचुरल चीज को मेजर करते हैं, आपका टेम्परेचर नेचुरल होता है ना, नेचर में पाया जाता है, आपके हार्ट बीट वगैरह, तो इन तमाम चीजों के अंदर अमूमन एनालॉग इस्तेमाल हो रहा होता है। अब उस डेटा को थोड़ा सा कम खोलना बुशरा, तो मैं डर गया था कि यहाँ से शक कर रही है, तो कोई बात नहीं यार, हम सब ये गलतियां करते हैं, फाइन। अच्छा, तो लेट्स मूविंग ऑन। तो जो नेचुरल चीजों का जब भी हम मेजर कर रहे होते हैं, डिस्टेंस मेजर करना हो, स्पीड मेजर करना हो, आप किसी तरीके से हार्ट रेट, ओके, और टेम्परेचर वगैरह, तो अमूमन इसके अंदर हम लोग एनालॉग को यूज करते हैं। वक्त के साथ साथ जिद्दत है उस एनालॉग के अंदर भी हम डिजिटल को यूज करते हैं ताकि डेटा को ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, आपके समझना आसान हो। तो ये हाइब्रिड सिस्टम्स कहलाते हैं। फिर अगला टॉपिक ये मैंने समझाया था कि यार आप लोग चीजों के अंदर हमेशा ये देखें कि उसके अंदर पीछे साइंस कौन सी चल रही है, वो डेटा को किस तरीके से स्टोर कर रहा है। क्या पता कि वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो एनालॉग तरीके से, लेकिन पीछे जो पूरा मैकेनिज्म है वो चल रहा हो डिजिटल का। उसके बाद फिर हमारा टॉपिक शुरू हुआ था मेमोरी का, और फायजा की रिकैप से मुझे अंदाजा हुआ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, थोड़ा सा इन बातों को गौर से समझते हुए चलना आगे। और कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो। अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम लोग के काम के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। देखो, कंप्यूटर के अंदर हमारे पास, या इवन हमारे आम रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की याददाश्तें मौजूद हैं, मेमोरीज की डिफरेंट किस्में हैं। बचपन के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो हमारे पास नॉलेज है, कॉन्सेप्ट्स है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें ये भी आपकी मेमोरी में है। ओके, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी है, जो मतलब बहुत पहले पढ़ा था ना, आज तो नहीं पढ़ा ना, वो चीज बहुत पहले से मेमोरी में है, वो भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल बाज दफा हमारे बचपन की पुराने किस्से होते हैं, पुरानी बातें होती है, वालिदैन ने समझाया होता है कि बेटा झूठ ना बोलो, बेटा सही से रहो, अब वो चीजें आज तक हम करें, बेटा अपने कपड़ों का ख्याल रखो, फॉर एग्जाम्पल। तो अब तक आज तक ये चीज जो है आप लोग उसको, नॉलेज को पीछे, बहुत पीछे है बिल्कुल, लेकिन वो अभी भी आप उसको यूज कर रहे हैं। ओके, मेमोरी की बात किस्में ऐसी होती है जो आपको एहसास नहीं होता, लेकिन वो आपके साथ साथ चल रही होती हैं। बचपन में कोई हादसा पेश आ गया, बचपन की कोई अच्छी मेमोरी, कोई बुरी मेमोरी। ओके, और एक और मेमोरी की किस्म होती है जो आप लोग के हाथ में इस वक्त मौजूद है, मोबाइल या आपका नोटबुक। नोटबुक भी तो मेमोरी की किस्म है। अगर इस वक्त आपसे आके पूछा जाए कि आप फला टीचर ने क्या पढ़ाया, कहाँ से बताओगे? नोटबुक खोल के ना। तो ये भी तो मेमोरी है। और फिर एक और मेमोरी आपके मोबाइल के अंदर भी आ गई है कि आपकी मेमोरी एक्सटेंड हो रही है, ऐसा है या नहीं? ठीक है, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, इंसान की मेमोरी की बात कर रहा हूँ। तुम देखो इंसान के अंदर ही कितनी सारी मेमोरी की किस्में आ रही हैं। अगरचे सबके एक ही जहन के अंदर दिमाग एक ही चीज है, लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया कि तमाम चीजें उसके अंदर स्टोर हो रही हैं। कंप्यूटर चूंकि इंसानों ने बनाया है तो उसके अंदर ये फर्क हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा होता है। ओके, उनमें से कुछ मेमोरीज ऐसी हैं, नादिया बोर्ड पे आओ, बोर्ड साफ करो, जल्दी से लिखो, जल्दी से आओ। तो उनमें से कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी।
और एक और बड़े मजे की बात है कि कल वहां पे एक टीचर ने एक लफ्ज यूज किया, इंटरनल और एक्सटर्नल। हालांकि ये बात उनकी बिल्कुल गलत थी। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, बस वही चल रहा है, अंधी मची हुई है। बहरहाल मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम बातें को डिस्कस करूंगा, परेशान नहीं होने की जरूरत है। तो एक चीज तो हमारे पास आ गई प्राइमरी और सेकेंडरी, एक ये हो गया। इसी तरीके से एक और हो जाएगा, इसको यूं भी कह सकते हैं, लिखना प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको कह सकते हो परसिस्टेंट वर्सेस नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट जो चीज रहने वाली हो, नॉन परसिस्टेंस जिसका कोई बस गई तो गई, इसको हम यूं भी कहते हैं नॉन वोलेटाइल वर्सेस वोलेटाइल। तो परसिस्टेंट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा जो नॉन परसिस्टेंट है वो वोलेटाइल है। ठीक है, देखो मेमोरी को देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपने प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पे देख लिया, नंबर वन। नंबर टू, आपने इस एंगल से भी देख लिया कि जो मेमोरी है आपकी, इस पर डेटा रहता है, ये चला जाता है। ओके, अब आगे हम बात करेंगे, तो इस चीजों को ध्यान में रखना। मैंने एक रूल बताया था कि कंप्यूटर के अंदर इस बात को ख्याल रखना कि सीपीयू से करीब करीब जो मेमोरी है वो सबसे फास्ट भी होगी, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और उसका साइज उतना ही कम होगा। साइज क्यों कम होगा? क्योंकि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि भाई बहुत देखभाल की उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे जो कंप्यूटर का जो सीपीयू का सबसे जो अपना हिस्सा बन जाता है वो क्या कहलाता है यशल? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है वो सीपीयू का अपना ही हिस्सा होता है। उसके बाद आता है, सबसे फास्ट यही है, उसके बाद कैशे, कैश, और उसके बाद फिर रैम। ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं, रजिस्टर, कैशे, रजिस्टर, कैश और रैम, ये तीनों के तीनों जो है प्राइमरी मेमोरी है, नंबर वन। ओके, नंबर टू, ये तीनों के तीनों जो है ये आपकी वोलेटाइल है। इनमें से इंफॉर्मेशन चली जाती है, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता। जैसे ही कंप्यूटर बंद किया तो ये इंफॉर्मेशन खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। जब तक करंट मिलता है तो उसको इंफॉर्मेशन रहती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात थी जो मैं समझाना जरूरी समझता हूँ, कौन सी चीज रजिस्टर में होती है, कौन सी चीज कैश में होती है, और कौन सी चीज रैम में होती है। तो मैं इसको यूज समझो कि यार वो कंप्यूटर अपने लिहाज से काम करता है। जिस चीज की फौरन जरूरत है वो कहाँ पर होगी? रजिस्टर में। जिस चीज की अभी जरूरत है, इसकी बहुत आसान सी मिसाल है, किचन में खाना पका रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें बार बार मसाला वगैरह डालना है, चमचा चलाना है, तो चमचा क्या तुम लोग जो रखते हो उठा के, चमचा कहाँ होता है? हाथ में ही होता है। ठीक है, बहुत हुआ तो हम चमचा साफ करके आपने साथ में प्लेट में रख दिया ऐसे, लेकिन चमचा मुस्तकिल आपके हाथ में चल रहा होता है, इसकी आपके इस वक्त हाथ में जरूरत है। क्या मसाले का डिब्बा भी तुमने हाथ में लेकर रखा हुआ होता है? नहीं होता ना ऐसे, क्यों? जब जरूरत होती है तुम उसको उठा के उस वक्त डाल देते हो। इसी तरह से बाज दफा ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मसाला की तुमने कहा कि यार अभी मुझे जरूरत पड़ेगी, पहले से निकाल के रखो, तो उसे देर हो गई तो खाना कहीं जल ना जाए, मैं अंदर खोलूंगा, फिर ढूंढूंगा, फिर निकालूंगा, वो पीछे पड़ा हुआ होगा, इससे अच्छा पहले से निकाल के रख लो। तुम देख लो कि काम के अंदर फर्क पड़ता जा रहा है। जिस चीज की फौरन इस वक्त जरूरत है वो कहाँ है? वो मेरे हाथ में। जिस चीज की फौरन जरूरत पड़ सकती है उसको मैंने करीब में रखा हुआ है। मसलन चमचे का काम हो गया तो चमचा निकाल के मैंने साथ में प्लेट पे रख दिया कि भाई ये जो अभी इसका काम नहीं है, अभी इसको बंद करके रख दिया, साथ में रखा हुआ है। ठीक है, और जिस चीज की फौरन जरूरत पड़ने वाली उसको भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। जिस चीज की फौरन जरूरत नहीं है उसको मैंने पीछे स्टोर में या कैबिनेट में रखा हुआ है। और इसी तरीके से जिस चीज की बहुत बाद में जरूरत पड़ेगी वो डिवाइडर में रखा हुआ है। और जिस चीज की कभी कभार जरूरत पड़ती है वो बिल्कुल अलग किस्म का डिब्बे में पैक करके रखा हुआ है, अच्छी तरह से पैक करके रखा हुआ है। ऐसा है या नहीं? देखो कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम करता है। जिस चीज को इस वक्त उसको जरूरत है, इस वक्त इस लम्हे, अब कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है, आपके नजदीक लम्हा शायद सेकंड का नाम है, उसके नजदीक माइक्रो सेकंड होता है। ठीक है, वो चीज जो इस वक्त काम कर रहा है वो कहां पर होती है? रजिस्टर में। जिस चीज की फौरन जरूरत पड़ सकती है कैश में, और उसके बाद की तमाम चीजें रैम के अंदर। ये बात समझ में आ गई? रैम, कैश और रजिस्टर क्या है? आपका प्राइमरी मेमोरी है। तीनों के तीनों नॉन परसिस्टेंट या वोलेटाइल है। ठीक है, किसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है? नादिया बैठ जाओ, किसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है? और उसके बाद इन तीनों में से सबसे सस्ता कौन है? रैम है। घर में जाकर किसी ने देखा अपने कैश वगैरह को कि कंप्यूटर में कितना? आज आप लोग लैब में आओगे तो लैब के अंदर बायोस में जाकर देखना कैश वगैरह शो कर रहा है नहीं कर रहा। L1 L2 लिखा हुआ होता है, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, और ये सवाल मुंतहा ने भेजा, और विच इज मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि मुंतहा ने मुझे सवाल भेजा। और यही वाली बात में होती है कि आप लोग के पास जो अक्सर मेरे पास मेल्स आती है, तो लीव लगा दें, सर मेरे मार्क्स अपडेट नहीं किया आपने, सर ये असाइनमेंट, सवाल वगैरह कुछ नहीं आता और कुछ पूछते ही नहीं है, जैसे सब चीजें समझ में आ रही है। बहरहाल मुंतहा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुंतहा का सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि सर जब कंप्यूटर हम बंद कर देते तो मेरा डेटा तो चला गया,
तो सर ये तो बड़ी खतरनाक बात है, मेरी फाइल चली गई, राइट? ये सवाल जहन में आ रहा है क्या नहीं? मैंने कहा ना कि नॉन परसिस्टेंट है। देखो बात ये होती है कि कंप्यूटर चीजों को तकसीम करता है। आप जिस फाइल को सेव करते हैं वो सेव कहाँ करता है? उसको सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके, जो चीज को वो इस्तेमाल कर रहा होता है वो चीजों को लेकर आता है रैम में, ठीक है, कैश में, रजिस्टर में, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे सेव करता है? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। समझ में आई ये वाली बात? ओके ओके नबीहा, बात ये है आपने कोई फाइल सेव की, फाइल कहाँ सेव हुई? रैम में नहीं हुई, कैश में नहीं हुई, रजिस्टर में नहीं हुई, उसको सेव कहाँ पे किया जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। जब काम किया जाएगा तो उसको लोड कर लिया जाएगा, उसको उठा के लेकर आ जाएंगे, फिर जैसे चेंजेस हो गए उसको वापस वहीं पर सेव कर देंगे। इस तरह से ये काम चल रहा होता है। काम करते वक्त आप उसको उठा के ले आते हैं, लेकिन यार आपने किचन की मिसाल लो, क्या मसाले तुम्हारे किचन में हर वक्त ऐसे बिखरे पड़े होते हैं? चमचे सामने पड़ा हुआ होता है। जब काम होता है उस वक्त वो सब चीजें आती हैं, जैसे ही काम पूरा वो चीजें कहाँ चली गई? कैबिनेट्स के अंदर, डिवाइडर के अंदर, जो भी आपका यूटेंसिल की जगह वहां चली गई। कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है। फाइल वो कहाँ से लेकर आता है? हार्ड ड्राइव से, सेकेंडरी स्टोरेज से। काम हो गया वापस वहीं रख देता है। अब इसका मतलब लाइट चली गई तो वो डेटा वापस कहाँ चला गया? अपनी जगह पे। इसीलिए बाज दफा आपने देखा होगा कि जब आप काम करते करते अचानक, आप लोगों ने कंप्यूटर पे इतना काम नहीं किया, मैं बता देता हूँ, कंप्यूटर पे अचानक ही काम करते करते आपकी लाइट चली गई तो डेटा आपका खत्म हो जाता है। यार मैंने काम किया था, बीच में काम चला गया, ठीक है, तो उसकी वजह यही होती है कि वो काम किस पे कर रहा था? रैम में रख के काम कर रहा था, उसको मौका ही नहीं मिला कि वापस उसको फाइल के अंदर स्टोर कर सके। मिल जाता तो वापस वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाता, फिर आपको ये मसला नहीं होता। ये वाली बात समझ में आई? अब समझ में आया? मुमताज क्या समझ में आया? खड़े होकर समझाओ, वहीं से खड़े हो, जोर से समझाओ, जल्दी करो। ओके ओके नबिया समझाओ। नहीं समझ में आया? भाई एक ही टॉपिक पढ़ाता रहो। ओके गुल, क्लास को। एज अ परमानेंट स्टोरेज एक्ट करती है। बहुत अच्छा गोल। तो एक और मिसाल है, आप लोग घर में भी काम वगैरह पेंटिंग करते हो आप लोग घर पे, ठीक है, तो क्या हर वक्त घर के अंदर पेंटिंग का सामान खुला पड़ा होता है? लेकिन जब पेंट करने का मूड होता है कैनवस लेकर आते हो, उस पर फॉर एग्जाम्पल टेबल पे तुमने अपना कैनवस वगैरह रखा, उस पर पेंटिंग वगैरह शुरू की, जैसे ही पेंटिंग वगैरह पूरी हो गई, काम हो गया, सब चीजों को वापस रख दिया स्टोर में। तो यही चीज, यही वाला काम हो रहा होता है परसिस्टेंट सेकेंडरी और प्राइमरी के दौरान। प्राइमरी वाला जो काम था वो था जो आपने टेबल पे किया, आप पेंट का सामान लेकर आए, कैनवस वगैरह को रखा, ये प्राइमरी स्टोरेज है। जैसे ही काम पूरा हो गया आपने उसको वापस जाके रख दिया सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, चीजों को आपने महफूज रख दिया। दैट्स इट, आसान सी बात है। अब आज के दौर में इसीलिए जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को समझाते हैं भाई बार बार फाइल को सेव करते रहो, बार बार फाइल को सेव करो, ताकि बीच में अगर लाइट चली जाए तो तुम्हारा डेटा लॉस ना हो। जैसे तुमने सेव को बताया, सेव का बटन दबाते हो, वो चीज जाके उसको स्टोरेज के अंदर सेव कर देता है, सेकेंडरी स्टोरेज में सेव करता है। और आज के दौर के अंदर हमारे कंप्यूटर्स जो है वो खुद भी होशियार हो गए, वो खुद भी इस बात का बार बार ख्याल रखते हैं फाइल को खुद ही सेव करते लोग। ये जो यूजर है तो बेवकूफ है, बाद में मुझे इल्जाम लगाएगा तो मैं खुद उसको ऑटो सेव करता रहा हूँ। आपने देखो ऑटो सेव का ऑप्शन भी, आपको भी लैब में जाएंगे आपको नजर आएगा पास फाइल में। बात समझ में आई? ओके, अब हमने प्राइमरी स्टोरेज को कवर कर लिया। प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर होते हैं। अब अगर तुमसे वो टीचर पूछे इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, तो भाई रैम, आपने इन सब चीजों को बताना है कि रैम वगैरह जो है कि तमाम चीजें आपकी इंटरनल होती हैं, सीपीयू का, मदरबोर्ड का हिस्सा होती हैं, इसलिए उसको इंटरनल कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं और वोलेटाइल कहते हैं। ये एक्सपेंसिव होती हैं, स्पीड इनकी बहुत ज्यादा होती है और इनमें सबसे ज्यादा तेज रजिस्टर, फिर कैश और फिर आपका रैम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक नया टॉपिक थोड़ा सा बीच में शुरू हुआ था जिसका हमने रैंडम एक्सेस की बात की थी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? ऐसी इस तरीके से मेमोरी को एक्सेस करना कि आप तेजी से उसको
बीच से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें। इससे पहले माजी के अंदर आप लोग को वीडियो में नजर भी आ रहा होगा, सिक्वेंशियल एक्सेस होती थी। अगर आपने आगे वाली चीज को सुनना है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके जाएं, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन रैंडम एक्सेस में किसी को भी बीच में उठा के कशफ या हतीम या लाइबा या फातिमा रमजान, किसी को भी, या फातिमा खान, किसी को भी बीच में आप कह के बुला सकते हैं, तो ये रैंडम एक्सेस कहलाता है। जब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इस हिस्सा इतनी तेज मेमोरी इजाद हुई जिसके अंदर आप कहीं से भी उसको पढ़ सकें, तो इसलिए उसका नाम रखा गया रैंडम एक्सेस। अपने वक्त के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आज के दौर में आपको लगे कि हर चीज़ ही रैंडम एक्सेस है, बात बिल्कुल सही है। और लेकिन बहरहाल उस जमाने के अंदर ये नई चीज़ थी, एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी, तो उसका नाम हो गया रैम। सवाल आ गया रैम और रोम में क्या फ़र्क है, तो भाई ये दोनों बिल्कुल, ये सवाल आ सकता है क्योंकि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं मुझे मिलकर अंदाज़ा हो गया कि वो क्या उनकी अपनी कितनी नॉलेज है। तो रैम और रोम बिल्कुल ही डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। रैम जो है वो एक तरह से आपका कैनवस है, आप उस पर काम कर रहे हो, इस वक्त इसका काम, इसको यहाँ रखो, इसको वहाँ रखो। रोम बिल्कुल एक डिफरेंट पर्पस सर्व करती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस वक्त क्या करना है, ये वाले कामों के लिए रोम आती है। कहीं से भी रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस को मिलकर पढ़ाने की जरूरत सिरे से थी ही नहीं, और अभी भी जो लोग कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, पेपर के करीब हम दोबारा इस पर बात करेंगे। मैं रोम की भी जब मैं कंप्यूटर के पास पढ़ा रहा था, मैंने वहां पे रोम को फंक्शन पढ़ा दिया था। ओके, आगे चलते हैं। अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसको आप लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब वो कहेंगे जी हार्ड ड्राइव तो अंदर लगी होती है, तो आप क्या कहेंगे, सर उसको भी निकाल के दिखाया ना आप लोगों ने, देखा था तार वाल लिखा हुआ, निकाल लो उसको, कोई मसला नहीं है। एक दो सेशंस के अंदर मैंने निकाल के दिखाया भी था, क्लिप से लगा हुआ था, क्लिप से जोड़ के पूरा निकाल लिया था। सेकेंडरी स्टोरेज है वो, उसको आप निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। स्पीड इसकी निस्बतन कम होती है। इसको हार्ड डिस्क ड्राइव इसलिए कहते हैं कि इससे पहले जो चीज होती थी हमारे पास वो फ्लॉपी होती थी। फ्लॉपी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत नर्म होना। अगर आप खाने की तरकीबें ऑनलाइन देखें ना, तो पिज्जा का जो वो बनता है, डो जो बनता है, तो उसको फ्लॉपी का वर्ड यूज किया हुआ था, उसको फ्लॉप कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये फ्लॉप बहुत सॉफ्ट होता था। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास आई तो ये हार्ड थी, तो इसका नाम रख दिया हार्ड डिस्क ड्राइव। अंदर से जो इस तरीके से होता है, उसके अंदर आपकी डिस्क लगी हुई है, हेड लगा हुआ है, और मैग्नेट के जो डायरेक्शन के जरिए से वो 0 और 1 का फैसला करता है। खतीजा, मैग्नेट के डायरेक्शन के जरिए से वो 0 और 1 का फैसला करता है कि अगर मैग्नेट के डायरेक्शन इस साइड पर है तो 0, इस साइड पे है तो 1। फिर हमने बात की थी सीडी और डीवीडी, और सीडी और डीवीडी के अंदर जो है वो तरीका इस्तेमाल करता है होल्स का, पिट्स का। पिट्स से, और क्या एक वर्ड यूज किया था शकायना ने उसे, डेंट्स का। ओके, छोटे छोटे सुराख तो नहीं है, सुराख तो आर पार होता है, छोटे से छेद सा पड़ा हुआ है, डेंट्स है या पिट्स बने हुए इसके अंदर। ओके, अगर पिट है तो 0, अगर पिट नहीं है तो 1। लाइट डाली उसके ऊपर, लाइट से हमें अंदाजा हो जाता है कि भाई अगर लाइट वापस आ रही है सही तरह से तो 1 था, फ्लैट था, और अगर लाइट वापस नहीं आई, अंदर ही वो खो गई, तो इसका मतलब है वो 0 था। अब ये जितनी जितनी अपने आप कहा होगा सीडी, आप लोगों ने शायद यूज नहीं किया, सीडी और डीवीडी की कैपेसिटी में फर्क है। सीडी जो था वो मुश्किल से 700 MB होता था, 1 GB से भी कम, और डीवीडी जो था वो कम से कम 4 GB होता था। 4 GB ज्यादा है ना 1 GB से। ओके, तो डीवीडी और सीडी में क्या फर्क था, टेक्नोलॉजी एक ही थी, फर्क सिर्फ इतना था कि डीवीडी के अंदर सुराख, जो पिट्स थे, जो डेंट्स थे, वो बहुत बारीक, और भी ज्यादा बारीक, और लेजर लाइट और भी ज्यादा बारीक उसके अंदर इस्तेमाल होती थी, बस इस बात का फर्क था। सही है, कोई सवाल? उसके बाद फिर एक और चीज आप लोग यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यूज समझ लें कि बस इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है ट्रांजिस्टर की मदद से, जिसके अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है लाइट जाने के बाद भी गायब नहीं होती। ये SSD हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, या आपके पास जो फ्लैश ड्राइव हो, जिसको आप लोग USB कहते हो, फ्लैश ड्राइव जो होती है, दोनों के अंदर यही वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इस वक्त जो है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके अंदर आप SSD ड्राइव को लगवा लें। SSD ड्राइव से आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की स्पीड के अंदर बेगुना इजाफा हो जाता है, आपको बहुत बड़ा इजाफा उसके अंदर नजर आएगा। तो आप में से कोई भी लैपटॉप परचेज करना चाह रहा है, कंप्यूटर परचेज करना चाह रहा है, दोनों सूरतों में उसके अंदर लाजमन SSD ड्राइव लगवाएं। ओके, और ये सवाल लास्ट टाइम मेरे पेपर में आ गया था। ओके जी, अब हम बात करते हैं स्टोरेज साइज की। आपको पता ही होगा, बाइट होता है, बाइट से बड़ा किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा गीगा से बड़ा टेराबाइट। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा समझिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ। सही है, आपके पास एक मेन मेमोरी है, जिसको प्राइमरी मेमोरी का हो या मेन, देखो अल्फाज से समझो,
हुआ क्या है कि ये, चूंकि मैंने कहा था ना, ये साइंस फिजिक्स वाली साइंस नहीं है, केमिस्ट्री वाली साइंस नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, ओके। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नई नई फील्ड है, तो हर किसी ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया। ये मेन मेमोरी कह रहा है, प्राइमरी मेमोरी कह रहा है, अब मुमकिन है पेपर बनाने वाला कौन सी मेमोरी कहे, इंटरनल मेमोरी। अल्फाज से तुमने धोखा नहीं खाना। तो मेन मेमोरी है जो आपके सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है, और सीपीयू का मदरबोर्ड के अंदर होती है। और सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है, जो कि नॉन वोलेटाइल हो, जिसके अंदर आप चीजों को स्टोर कर सके, वो कहलाती है सेकेंडरी स्टोरेज, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर तुमसे अगर पूछा जाए सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, तुमने लाजमन उसके अंदर नॉन वोलेटाइल का वर्ड यूज करना है। देखो टीचर्स जो है ना, साफ सी बात है, हमारे टीचर्स की भी गलती है, वो अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते, उन चीज़ों के डिटेल में नहीं जाते, शायद वो आपके आंसर कॉपी को भी इतनी डिटेल में ना पढ़े। तो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको ध्यान में रखो। कीवर्ड्स बोलोगे तो बोलेगा इसको समझ में आ गया। तो सेकेंडरी स्टोरेज का जब भी जिक्र करोगे तो वहां पे क्या लिखोगे, नॉन वोलेटाइल। देखो जब पेपर का मैं तैयारी करा रहा हूँ, शायद मैं उस वक्त ये चीज मुझे जहन में ना आए, तो अभी से बता रहा हूँ, उसको जहन में रखो। जो की टर्म्स होती है ना आंसर के मुताबिक, उसको लाजमन यूज करो, ताकि तुम्हारी बात उसको सवाल समझ में आ जाए, या ये चीज ये उस टॉपिक की बात कर रहा है, या उसको कॉन्सेप्ट आता है। अब तुम देखो स्लाइड के अंदर भी मेन मेमोरी के अंदर रैम और रोम दोनों को मिला के रखा है, आपने भी यही करना है। अगर पेपर में सवाल आता है प्राइमरी स्टोरेज का, तो आपने भी वहां पे यही लिखना है, रोम और रैम। समझ में आ गई बात। प्राइमरी स्टोरेज का सवाल अगर पेपर में आता है, देखो पेपर में आपने वो लिखना है जो आपके टीचर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। एग्जामिनर वहां पे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एग्जामिनर आपसे ये वाला सवाल नहीं पूछेगा कि कैश और रजिस्टर में क्या चीज तेज है, उसको खुद भी नहीं पता होगा। ये बात मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, उसको खुद भी नहीं पता होगा। तो आपने वही चीज लिखनी है बुशरा, जो उसको समझ में आती हो। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जहां पे मेन मेमोरी का जिक्र हो, प्राइमरी मेमोरी का जिक्र हो, तो उसमें कौन सी चीजें आनी चाहिए, रैम और रोम। आपने उसके लिहाज से उसको आंसर देना है। समझ में आ गई बात, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन आपको समझ में आ गया कि रैम एक अलग काम करता है, रोम एक बिल्कुल ही अलग काम करता है। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास हो गया मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल ड्राइव, और एक और चीज आती है क्लाउड स्टोरेज, उसकी हम बात करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव को हमने कवर कर लिया, एसएसडी को हमने कवर कर लिया। हमारे लैब के अंदर भी बास कंप्यूटर के अंदर एसएसडी लगी हुई है। कल या परसों, कल मैंने लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक कंप्यूटर खुलवाया था, तो उसके अंदर एसएसडी ड्राइव लगी हुई थी। मैंने बताया भी था उस टीम को, आई थिंक उसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा कौन लोग थे मेरे साथ, तो मैंने उस वक्त बताया भी था कि इसके अंदर ये जो ड्राइव लगी हुई इतनी पतली सी इस वजह से है क्योंकि ये एसएसडी ड्राइव है। ऑप्टिकल ड्राइव हो गई। अब हम आ जाते हैं क्लाउड स्टोरेज के ऊपर। अब ये वो चीज है अगेन जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा इल्म होना चाहिए। बच्चे आके मुझसे पूछते हैं कि सर ये क्या चीज है। भाई वक्त के साथ साथ ये होने लगा कि आपने चीजों को कंप्यूटर में सेव करने लगे, लेकिन लोगों ने कहा यार कोई और तरीका भी हो कि जिसका ऑनलाइन बैकअप हो, क्योंकि इंटरनेट आम हो गया, पहले इंटरनेट इतना आम नहीं था। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका हो कि हम फाइलों को ऑनलाइन जाके हम स्टोर कर सकें। उसका क्या फायदा, हम कहीं से भी उसको एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकें। मैं अपने घर पर हूँ, ये मसला नहीं होता सर वो घर पे फाइल रह गई, मैं सर यूएसबी में थी, यूएसबी में कॉपी करना भूल गया, सर यूएसबी में मैंने कॉपी की थी लेकिन यूएसबी में वायरस आ गया और वो फाइल की सारी फाइलें उड़ गई। तो यार चीज़ों को ऑनलाइन बैकअप बना पाओ। मैं कराची यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मैं उन फाइल को एक्सेस कर सको। इस काम का नाम रखा गया उन्होंने क्लाउड स्टोरेज। ये कॉन्सेप्ट उस वक्त आया जब इंटरनेट आम हो चुका था, जब इंटरनेट हर कंप्यूटर तक पहुंच गया, तो लोगों के जहन में आया कि फाइल को हम लोग क्यों अपने यूएसबी तक महदूद रखें, हम क्यों जो है अपने घर तक महदूद रखें, कोई ऐसा तरीका हो कि हम कहीं भी चाहें तो उस फाइल को एक्सेस कर सकें। उसके लिए उन्होंने कहा क्लाउड स्टोरेज। बिस्मा क्लाउड स्टोरेज वो तरीका है जिसके अंदर आप फाइल को इंटरनेट के जरिए से किसी और कंप्यूटर पे, किसी और सर्वर पे आप सेव कर रहे होते हैं। इसका फायदा क्या है, आप कहीं पे भी हो उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ऐसा है या नहीं, आपका अपना मोबाइल चोरी हो गया, डेटा कहाँ पर है, क्लाउड पे। व्हाट्सएप कभी दोबारा इंस्टॉल किया है, कभी मोबाइल को रीसेट करो, व्हाट्सएप को दोबारा इंस्टॉल करो, सारी इंफॉर्मेशन को वो वापस ले आता है कि उसने चीजों को गूगल ड्राइव पर सेव किया होता है। आपका मोबाइल खो जाए कुछ भी हो, लेकिन आपकी तस्वीरें महफूज है, क्यों, क्योंकि वो गूगल फोटोज पे गई हुई है या आपके आई क्लाउड पे गई हुई है। सही है, ये क्लाउड स्टोरेज के फायदे नजर आए, चीज आपकी ऑनलाइन स्टोर हो रही है। नुकसान क्या है इसके, बताओ क्या नुकसान हो सकता है। एक बोले मैरिज, ओके, हैक के अलावा बोलो,
डेटा चोरी, इसके अलावा फबीहा। अब गर्दन नहीं हिलाना तुम दोनों, जो सवाल का जवाब दो। और बताओ हफ्सा, आवाज नहीं आ रही। कशफ, मैंने मना किया ना गर्दन नहीं हिलानी। इतना नहीं हो सकता कि मैं भी क्लास में आके यूं करूंगा। तो अब इसका जो नुकसानात है वो ये है कि भाई सबसे बड़ा नुकसान नेट के बगैर नहीं चलता। इंटरनेट होगा तो चलेगा ना, ठीक है। प्राइवेसी का एक इशू आ रहा है। ये जो कंपनीज हैं आपका डेटा करके उसके साथ क्या कर रहे हैं आपको क्या पता। और यही चीज हुई है, गूगल ड्राइव ने, गूगल फोटोज ने, एप्पल, जितने ने भी फ्री स्टोरेज दिया, सब ने आपका डेटा यूज करके अपने एआई की एल्गोरिथम्स को ट्रेन किया है। सारा का सारा उन्होंने वहीं पे इस्तेमाल किया है। ओके, तो आप एक तरह से आपको लगा कि हमें फायदा हो रहा है, वो सबसे बड़ा फायदा आपसे उठा रहे थे। बहरहाल हमारे पास कुछ क्लाउड स्टोरेज की चीजें हैं जिसका आपको पता हो। हाँ जी, कुछ आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। एक आइकॉन तो सब नाम ही लिखा हुआ है, ड्रॉप बॉक्स। एक और है पी क्लाउड। इसके अलावा दो आइकॉन्स रह गए, कौन से नाम है? और दूसरा आइकॉन एमन, अरीशा, क्या बोल रही हो? जो से बोलो। क्लाउड स्टोरेज का माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का आइकॉन है। इस वक्त तकरीबन हर कोई आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि यार आप डेटा का बैकअप लो। अब यहाँ पे मैं एक टिप दे रहा हूँ। मेरा बस बाज लोग, अभी एक टीचर मुझसे कह रही थी कि जी मैं मेमोरी कार्ड लेकर आ रही हूँ और उस पर डेटा मैंने स्टोर करना, तो आप बताएं कि क्या तरीका है। मैंने उनको कहा कि भाई ये मेमोरी कार्ड वाला तरीका सही नहीं है। मेमोरी कार्ड्स अमूमन जो पाकिस्तान में, कराची में अभी मिलने का चीप और बिल्कुल चाइना की कॉपी मिल रहे हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपने डेटा का बैकअप बनाना है तो क्या करें आप, आलिया, क्लाउड स्टोरेज को यूज करें। आप सबसे आसान तरीका, आप लोग एंड्रॉइड यूज करें, आपके पास गूगल ड्राइव का ऑप्शन मौजूद है। किसी ने कहा कि जी सर जगह खत्म हो जाती है, तो जगह खत्म हो जाती है तो आप जो है जगह आप 250, आई थिंक 250 रुपए के अंदर मंथली जो है वो आपको स्टोरेज दे रहा है। 250 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इस वक्त दूध कितने रुपए किलो आ रहा है? 220। और अंडे, अंडे 330। तो 220 से 250 रुपए के अंदर अगर आपको स्टोरेज मिल रहा है, आयशा अगर आपको स्टोरेज मिल रहा है तो ये सस्ता सौदा है या नहीं? महंगा सौदा ये नहीं है, बहुत सस्ती चीज है, इसको यूज करना चाहिए। आज के दौर के अंदर लोग इन सब चीजों पे पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होते और फिर लोग बहुत नुकसान उठाते, फिर कहते हैं ये हो गया। अभी तक मेरे पास कितने लोग ऐसे आ चुके हैं, कॉलेज के लोग, कि सर ये यूएसबी है, इस पर डेटा था, हमारा डेटा रिकवर करा दें। जब हमने दी उनको, जो हमारे पास कंप्यूटर के एक्सपर्ट आते हैं, डेटा, वो कह रहे इसमें कुछ है ही नहीं। अब उनकी बहुत ही यादगार तस्वीरें, यादगार डेटा जा चुका है क्योंकि उन्होंने उसके बैकअप का ख्याल नहीं रखा। आज के दौर के अंदर आपके लिए ज़रूरी है कि आप हेल्दी हैबिट्स, जैसे हमने साइबर सिक्योरिटी पढ़ा था ना, इसी तरीके से एक और चीज़ है हेल्दी जिसको आपको ख्याल रखना चाहिए, वो है डेटा का बैकअप। और डेटा का बैकअप का सबसे अच्छा तरीका इस वक्त ऑनलाइन स्टोरेज है। उसमें इश्यूज़ हैं, नो डाउट इश्यूज़ हैं, लेकिन आप लोग को उन इश्यूज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग का काम है, जो आप लोग का नॉलेज का लेवल है, उसके लिहाज से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, जो ये बिल्ट इन सोल्यूशंस हैं इनको इस्तेमाल करें। अब बिल फर्स्ट 15 GB पूरा हो जाता है तो भी उसका 250 रुपये महीने के बदले में आपको स्टोरेज मिल रहा है, तो ये कोई इतना बड़ा महंगा काम नहीं है। ओके, अब एक जल्दी से हमने एक टॉपिक कवर करना है। अगला टॉपिक, आप लोग कीबोर्ड्स को देख लें। तंजीला, प्लीज इंश्योर के सबके पास कीबोर्ड्स आ जाएं। कीबोर्ड, अब आप लोग ये फरमाइश ना करें कि हम में से हर किसी के पास अपना कीबोर्ड होना चाहिए। मामा दरवाजा बंद करके आना। आप लोग घूम जाए या तो। ओके, अच्छा जी, कीबोर्ड। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर कीबोर्ड ये भी कोई पढ़ाने की चीज है? ये तो कुछ भी नहीं, इसमें कीज प्रेस करते हैं और कंप्यूटर के पास इनपुट चला जाता है। जब मैं इस कॉलेज में आया था तो मेरा भी यही ख्याल था। जब मैं इस कॉलेज में आया था तो मेरा भी यही ख्याल था कि कीबोर्ड तो बच्चों को आता ही होगा। वो पीछे कौन बैठा हुआ है?
कौन है? लाइबा क्या हुआ? जब मैं इस कॉलेज में आया था तो मेरा भी यही ख्याल था कि यार कीबोर्ड भी कोई पढ़ाने की चीज़ है तो पता ही होगा, लेकिन फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया और मुझे पता चला इसको भी पढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा ईमानदारी से कि इसके अंदर आप लोग को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसके अंदर आप लोग को ये चीज़ नज़र आ रही है कि यार आपके पास बहुत डिफरेंट किस्म के इसमें कीज़ के कॉम्बिनेशंस नज़र आ रहे हैं। ओके, एक स्लाइड पे भी अगर आप देखें तो स्लाइड पे भी नज़र आ रहा है। हम इन कॉम्बिनेशंस को, इन ग्रुप्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इनमें सबसे जो मशहूर ग्रुप है वो आपको बीच में नजर आ रहा है, जिसको आप लोग यूज करते हैं, QWERTY, ठीक है, और 1 2 3 4 सब के सब इसमें लिखा हुआ है। इसके अंदर अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। ये वो चीज है जिसको आप लोग यूज करते आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ऊपर एक कीज नजर आ रही है आपको, F1 F2, ये क्या कहलाती हैं? गुड, ये कहलाती हैं फंक्शन कीज। जिनको नहीं पता मैं बता रहा हूं। F का मतलब क्या है? फंक्शन। फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, F1 F2 F3। ये F से 1 से लेकर 12 तक होती है अमूमन, वैसे 24-25 तक जा सकती हैं। इसका मकसद क्या है? कंप्यूटर के अंदर कोई काम करना, ओके, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपने कहा ये वाला काम कैसे होता है, इसको मैं कैसे करूं, हेल्प देखने की जरूरत है, हेल्प को, तो आपने F1 की दबा दी। आप वेबसाइट को देख रहे हैं और आपने कहा ये पेज लोडिंग, रीलोड करो, रीलोड करो, रीलोड करना है, आपने F5 को दबा दिया, रीलोड हो गया। इन कीज के अंदर 12 कीज के स्पेशल फंक्शंस हैं। ओके, F1 से लेकर F12 तक इनके स्पेशल फंक्शन है। कहीं पे आपने प्रेस किया तो हेल्प आ गया, कहीं पे प्रेस किया तो उसने पेज को रिफ्रेश कर दिया। ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आप में से जो लोग कीबोर्ड उठा रहे हैं उसमें कीज पे हाथ भी फेरे ताकि दूसरे को नजर आए मैं किन कीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन कीज की बात हो रही है। अच्छा, असल जो इनका इस्तेमाल था इब्तदाई जमाने में था, जब कंप्यूटर का नया दौर शुरू हुआ था, जब माउस वगैरह भी इतने नहीं थे और आप कंप्यूटर के अंदर कमांड्स लिख के चलाते थे। ओके, तो उस वक्त उनको जरूरत थी किसी ऐसी किस्म की कीज की जिसके जरिए से कह सके इस की को दबाओगे तो तुम्हारी फाइल सेव हो जाएगी, इस की को दबाओगे तो फाइल खुल जाएगी, इस की को दबाओगे तो फाइल प्रिंट पे चली जाएगी। उस वक्त उनको जरूरत थी इन तमाम कीज की, अभी भी होती है, लेकिन अब इनका इस्तेमाल इतना नहीं रहा। अब क्या होने लगा है कि एप्पल वगैरह ने सबसे पहले इस काम को, सबसे पहले एप्पल ने किया कि जब आप F1 दबा रहे हैं तो कंप्यूटर की ब्राइटनेस बढ़ रही है, F2 दबा रहे हैं तो ब्राइटनेस कम हो रही है, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। एप्पल वालों ने कहा कि भाई पहले जमाने में तो F1 F12 बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, प्रिंट करना है, सेव करना है, हेल्प देखनी है या कुछ और करना है तो इनको कीज को इस्तेमाल करो, या तुम इन कीज को अपनी मर्जी से कोई फंक्शन दे दो। लेकिन अब इनका इतना इस्तेमाल नहीं है, तो हम इसके लिए ना लैपटॉप को कंट्रोल करते हैं, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस ज्यादा, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम ज्यादा, पहली म्यूजिक, दूसरी म्यूजिक, म्यूजिक को पॉज करना है, इन तमाम के लिए उसने कीज को असाइन कर दिया। बहरहाल ये कीज कौन सी कहलाती है? फंक्शन कीज। लैब वगैरह में काम करो, मौका मिले देखना, ऐसी MS वर्ड खुला हुआ होगा, F1 दबा के देखो क्या हो रहा है, कभी कुछ होगा कभी कुछ नहीं होगा, डिपेंड करते कि एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल के लिए रखा नहीं रखा। आप अपने कंप्यूटर में भी कीज को स्पेशल फंक्शन खुद भी दे सकते हैं। मसलन आपने कहा कि मैं F4 दबाऊं तो व्हाट्सएप खुल जाओ, आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आप आ जाए सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे? सीधे हाथ पे, ओके, सीधे हाथ पे ना, ओके। न्यूमेरिक कीपैड, यहाँ पे नंबर्स नजर आ रहे हैं, छोटा सा आपका अपना कैलकुलेटर। कंप्यूटर जब ये आया था, हाँ जो से मारते रहो, सिर्फ की चलेगा, ठीक है। जब ये कीबोर्ड नया नया आया, कंप्यूटर्स वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि यार इसको अकाउंटिंग वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो, कंप्यूटर के बहुत सारे कामों के पीछे फैसला का मकसद ये था कि लोगों को ईज दो, लोगों को जितना आसान लगेगा उतना परचेज करेंगे। ओके, इसलिए उन्होंने उसमें न्यूमेरिक कीपैड भी दी। आपने अगर अकाउंटिंग करनी है, कैलकुलेटर करना है, तो बस ये अलग से नंबर दिया, बस उसको इस्तेमाल करो। एक ही चीज में सब कुछ मौजूद है, कैलकुलेटर भी इसके अंदर, वर्ड प्रोसेसर भी इसके अंदर। आप परचेज करोगे नहीं करोगे? यही होगा ना कि सारे काम इसके अंदर हो जाते हैं, आप जाके परचेज करोगे। तो उस वक्त उन्होंने ये वाली हरकत की, न्यूमेरिक कीपैड भी दे दिया, सिर्फ नंबर ही नंबर है, 1 2 3 इनकी कीज के साथ से आप इनको नंबर दबाओगे तो नंबर आएगा। कैलकुलेटर वगैरह करना है, बाज दफा आपको नजर भी आएगा। अब जब आई रिमेम्बर, कई अब तो खैर आपके पास दुकानों पे पॉस मशीन होती है ना, पॉइंट ऑफ सेल, कार्ड वर्ड देते हो, बिल वगैरह निकल आता है। तो उन दुकानों के अंदर जब पहले ऐसा नहीं था, कंप्यूटर यूज हो रहे थे, जो कि बड़ी बात थी, तो न्यूमेरिक पैड जो कीज से ना वो एंट्री कर रही होती थी।
जो मैंने देखा था कि न्यूमेरिक कीपैड से बिल वगैरह उसको डाल रहे होते थे। अच्छा आगे चलें। टैब की नजर आई, देखा होगा, अरसे से देख रहे होगे, कीबोर्ड पे नजर आया? तुम लोग गर्दन तो घुमा लो तो देख लो। इस टैब की का मकसद क्या है? टैब, ओके, राबिया, अफसा, निगाह जहरा, एक मिनट, क्या कह रहे हो? कुछ जोर से बोलो, उसको बोलने दो बेचारी को। हाँ बोलो। आपने कभी किया ये काम? इसे कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। जानबूझ से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, डिस इन्फॉर्मेशन की नीयत खराब थी। डिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने के पीछे नीयत खराब हो, उसे कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। और जहां गलती हो जाए उसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ नीयत खराब थी। ये बात बिल्कुल गलत है कि नया टैब खोलने के लिए टैब की इस्तेमाल होती है। ओके, बिल्कुल गलत है। आप समझो टैब में हुआ क्या। असल बात यह है कि कंप्यूटर से पहले एक और चीज थी जिसपे लोग लिखते थे, क्या कहते थे उसको? टाइपराइटर। और आप देखोगे बहुत सारी चीजें उस टाइपराइटर के जमाने से आ रही हैं हमारे पास। इस कीबोर्ड के अंदर बताता हूँ। अब उसमें क्या होता था कि आप लेटर टाइप कर रहे हैं, उसमें तो आपके पास सॉफ्टवेयर तो नहीं कि लाइन ड्रॉ करो टेबल बन जाए, लेकिन टेबल की जरूरत तो पड़ती है। मसलन आपने सीवी के आखिर में लिखना है नेम, या पे बायोडेटा लिखना है आपने, तो आप तो चाहोगे ना कि आप बिल्कुल साफ साफ आ रहे हो, एक लाइन पे सबका आंसर आपके उसके इन्फॉर्मेशन आ जाओ, चाहोगे ना? लेकिन उस टाइपराइटर के अंदर टेबल बनाने का ऑप्शन तो नहीं है। क्या ख्याल है शीरा? बोल तो दोनों, तो मेरे से घबराते हो, इसे पता नहीं क्या है। हाँ आयशा, टेबल बनाने का ऑप्शन था? टेबल बनाने का ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा, अब लोग करते क्या थे, स्पेस बार, स्पेस 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 स्पेस, जगह दे दी, फिर लिखा। उन्होंने कहा स्पेस स्पेस दबाने से बेहतर है टैब की दबाओ। टैब की दबाओगे, अब आप सेट कर लो 4 या 7 या 8, जितनी मर्जी। टैब इधर दबाया, टाइपराइटर आगे हो गया। टैब दबाया, टाइपराइटर आगे हो गया। अब खुद ब खुद तमाम चीजें एक लाइन में आना शुरू हो गई, एक की से, बजाय से स्पेस 1 2 3। हाँ यार चाय लेकर आना, गिनती भूल गया यार, दोबारा शुरू करें। आसान क्या हो गया? टैब दबाया, ओके, स्पेस आ गया, ज्यादा जाइए 2 दफा टैब दबा दो। कंप्यूटर के अंदर भी टैब की ऐसी इस्तेमाल करते हैं। वर्ड पे काम करोगे, टैब दबाना, खुद ब खुद स्पेस आ जाएगा, करके देखना। टैब का ये मकसद है, इसलिए टैब इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर के अंदर कुछ और भी इसके इस्तेमाल है, वो आपको पता चलेगा, हम आगे चलते हैं। ये कीज नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप देखो, आप लोग के पास, जिनके पास कंप्यूटर है, सॉरी कीबोर्ड है, उसमें नजर आ रहा होगा होम, क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये कीज आ रहे हैं। ओके, इन कीज का क्या काम होता है? ये किस लिए होती हैं? हाँ शॉर्टकट, हाँ तुक्का किस लिए होती हैं? अनिका, कभी सोचा? कभी सोचा नहीं, शाबाश, ईमानदारी से बच्ची ने बताया कि मैंने नहीं सोचा। और कोई? दुआ सिर्फ? नहीं, आप आपकी बात का भरोसा नहीं रहा मुझे। जी अलिशबा, इन कीज का क्या मकसद होता होगा? फिर गर्दन हिला दी। अब मैं तलवार लेकर आऊंगा जो गर्दन से हिलाएगा उसकी गर्दन कटेगी। गर्दन क्यों इतना हिला रहे हो? हाँ आयशा जावेद, क्यों? ऐसा सोचा था कभी? चलो आगे बता दो। देखो सबसे पहले आ जाओ होम की। तुम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो, एमएस वर्ड पे लिख रहे हो, ट्राई करना कि होम की दबाओगे ना, तुम्हारा जो कर्सर है ना सबसे पिछली लाइन में चला जाएगा। जब तुम एमएस वर्ड पे टाइप कर रहे हो, सुनो बात को, एमएस वर्ड पे टाइप कर रहे हो, तुमने लंबी सी कहानी लिखी, ओके, लिखते लिखते तुम्हें ख्याल आया कि मुझे शुरू में जाकर चेंज करना है। तुम क्या करोगे? कर्सर से वन एरो की दबाओगे या माउस से क्लिक करोगे, ऐसा है या नहीं? लेकिन तुम्हारे पास एक और तरीका, तुम होम की दबाओगे, शुरू में चले जाओगे बस। और एंड की दबाओगे तो कहाँ जाओगे? आखिर में, बस। अब ये जो चीजें जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जो कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, टाइपिंग वगैरह है, ये कीज उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, बहुत ज्यादा आपका टाइम इनसे बचता है। अब डिलीट है, बैक स्पेस की आती है। बैक स्पेस से क्या होता है? पीछे वाला कैरेक्टर डिलीट करता है, और पीछे वाले कैरेक्टर को हटा देता है, डिलीट कर देता है, और डिलीट जो वो आगे वाला लेटर करता है। सही सर।
देखो आप जो है ना बोर्ड पे लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ए बी सी, ठीक है। आपका जो कर्सर है, आप कर्सर लेकर आ गए एरो की से यहाँ पे, कर्सर ऐसे ही होता है ना, लंबी सी लाइन ब्लिंक कर रही होती है, ठीक है। अब तुमने दबाया बैक स्पेस, बैक स्पेस क्या मिटेगा, बी मिटेगा। और लेट से तुमने दबाया होता डिलीट, तो क्या दब, ये हो गया आपका डिलीट और ये हो गया आपका so, मेरी हैंड राइटिंग से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मैं असल में डॉक्टर बनना चाह रहा था। आप जाके स्टोर पे इस पे कोई प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं। ओके, अब समझ में आ गया डिलीट और बैक स्पेस का फर्क। ओके, कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर लॉक की नजर आ रही होगी, दो जगह पे लॉक लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ, दो जगह पे लॉक लिखा हुआ है। एक मिनट में अब मैं सिर्फ पूछूंगा, जिसे पूछूंगा जोबिया, सॉरी नॉट राबिया, राबिया यार, राबिया एक दो राबिया है, दूसरी आई, हाँ राबिया जोर से बोलो। कैप्स लॉक, इसके अलावा नम लॉक, ये दो लॉक की कीज हैं। कैप्स लॉक की की है, कैप्स लॉक को दबा दे तो क्या आएगा, कैपिटल। और कौन सा, ओके। स्क्रॉल लॉक को दबाओगे वो कभी काम करता है कभी नहीं करता, चीज जो फिक्स हो जाती है, ठीक है। और नम लॉक जो होता है, नम लॉक को ऑन करोगे तो तुम्हारा जो न्यूमेरिक कीपैड है ना वो चलेगा, जो न्यूमेरिक कीपैड है ना, तो आज कोने पे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, कैलकुलेटर बना हुआ आ रहा है, जब नम लॉक ऑन होगा तो वो चलेगा वरना वो नहीं चलेगा। अब कौन सी की रह गई हमारे पास, जी भाई, एरो की से क्या होता है, ओके। अब मेरा सवाल है, अब मेरा सवाल, ओके, सवाल ये है कि कंप्यूटर के अंदर ज़ूबिया, कंप्यूटर के अंदर कीज जो है ये क्यों ऐसी क्यों है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। बचपन में तो हमें सिखाया था ए बी सी डी, ये क्या हो गया क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। जी हलीमा सीधे होकर बैठो, क्यों, तो कीबोर्ड का नाम तलहा रख लेते, ये क्या बात है। और बताए फातिमा रमजान, क्यों मुस्कुराएगी शर्माएगी पता नहीं क्या कहती है। जी लाइबा, 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 ओके। क्यों शीजा क्यों सेट किया गया, जोर से बोलो, बनाने वाले की मर्जी। शीजा ने जवाब दिया कि सर बनाने वाले की मर्जी, हम तो बस महज मजबूर हैं, गुलाम हैं, जो मिलता है हम उस पर सबर शुक्र करते हैं। तो शीजा अच्छी बात है, बहुत नेक खातून है आप। भाई बात यह है कि ये चीज शुरू हुई थी कीबोर्ड से, सॉरी टाइपराइटर से। टाइपराइटर नजर आ रहा है, लैब में भी टाइपराइटर पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उस पर जरा सा हाथ मार के देखना। टाइपराइटर क्या, मैं वही बता रहा हूँ, बात सुनो। टाइपराइटर के अंदर हैमर्स होते हैं, जाके लैब में देखना, वो यूं यूं जा रहे होते हैं। पहले उसने बनाया ए बी सी डी ई एफ जी, बिल्कुल अल्फाबेट। अब ये चीज हमारे जहन में है, लोगों ने टाइप करना शुरू किया, तेजी से टाइप करते थे ना कि सारे हैमर आपस में फंस जाते थे। अभी ए को फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा ए बी सी, अभी ए को वापस आने का मौका नहीं मिला, बी भी उठ गया, और अभी बी के बाद अभी बी को गया ही नहीं था, सी भी उठ गया, तीनों जाके वहां पे जाके ट्रैफिक जाम हो गया, लॉक हो गए। ये मसला आ रहा था। अब इस मसले का हल क्या है, उसने कहा सब कीज को आगे पीछे कर दो, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इस तरह से कर दो। अब चूंकि उसने इस कीज का आगे इस तरह से किया कि पहले क्यू फिर डब्ल्यू फिर ई फिर आर फिर टी और वाई, तो इसका नाम क्या पड़ गया, क्वार्टी कीबोर्ड। अब जब क्वार्टी कीबोर्ड के अंदर बाकायदा टाइपिंग सीखनी पड़ती थी, आपकी स्पीड कम होती थी, ओके, आपकी स्पीड कम होती थी, आप इसके जरिए से इस्तेमाल करते थे, तो कीबोर्ड की कीज, टाइपराइटर की कीज आपस में फंसना खत्म हो गई। और ये उन्होंने देखा कि जितनी चाहे तरबियत हासिल कर लो, जितना चाहे तुम प्रैक्टिस कर लो, जितनी तुम्हारी टाइपिंग स्पीड हो, कीज आपस में फंस नहीं रही, कुछ भी कर लो, क्योंकि जो बचपन से जो हम चीज पढ़ रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है, और जो यहाँ कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से जब ये नया कीबोर्ड बन भी गया, नया टाइपराइटर आ भी गया, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि क्यू से अल्फाबेट बच्चों को याद करवाया जाए। लोगों ने कहा जो एबीसी पढ़ा रहे वही सही है, और अच्छा है कि कंप्यूटर पे जब टाइपराइटर पे काम करे तो उसको सीखना पड़े। अब क्या हुआ कि जब कंप्यूटर बने, उसी वाली चीज को लेकर वो यहाँ पर आए, जो चीज पहले से चल रही थी उसी को लेकर आए। तो अब पता चला कि हमारे कंप्यूटर जो है वही क्वार्टी कीबोर्ड हमारे पास अभी भी चल रहे हैं। किसी ने कहा कि सर क्या अब कोई मसला है, अब हम वो एबीसी कर लें, आप बिल्कुल कर सकते हैं, अब चाहे तो कर लें। अलबत्ता
स्टैंडर्ड ये बन गया कि QWERTY ये चलता, सब इसी को यूज करते हैं और सब इसी को इस्तेमाल करना सीखते हैं। ठीक है, अब रह गई एक दो कीज आपकी, नजर आ रहा है विंडोज की लिखा हुआ है। विंडोज की से क्या होता है, विंडोज का स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है और विंडोज के अपने शॉर्टकट्स हैं। ओके, और साथ में एक और की बनी हुई है, आपको सीधे हाथ में नजर आ रही होगी, ये राइट क्लिक की है। आप कभी ट्राई करें, वही वाली बात है, लैब में आके ट्राई करें, राइट क्लिक दबाएं तो राइट क्लिक दब जाएगा। ठीक है, मैक के ऊपर जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर एप्पल का अपना लोगो बना हुआ होता है, वो एप्पल की कहलाती है। ठीक है, मशहूर जमाना स्पेस बार, स्पेस बार का काम क्या है, स्पेस देना। फिर आखिर में आ गई आपकी मॉडिफायर की, ये वो कीज है जैसे आपको नजर शिफ्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है कीबोर्ड पे, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट। ठीक है, ऑल्ट का मतलब ऑल्टरनेट। तो भाई ये जो कीज है ये अकेले कुछ काम नहीं करती, किसी के साथ काम करती हैं। आपने शिफ्ट दबा के ए दबाया तो क्या आएगा, अच्छा चलो एक और, कंट्रोल और ए दबाया तो क्या होगा, कंट्रोल और ए दबाया तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। कंट्रोल जेड दबाया तो क्या होगा, अनडू हो जाएगा, अनडू, कंट्रोल जेड से अनडू हो जाता है। कंट्रोल सी से, कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल एक्स कट हो जाता है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, कंट्रोल वी से। ठीक है, इसी तरीके से हर चीज का अपना मकसद है। ऑल्ट की और टैब को एक साथ दबाओ तो क्या होगा, विंडोज शिफ्ट होती है। यही वाली बात है, लैब में आकर देखो, ऑल्ट की और टैब को दबा के देखो, विंडोज शिफ्ट होती है। शिफ्ट ए दबाओगे तो कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा। तुम लोग समझते हो ना, कैपिटल लिखने का एक ही तरीका कैप्स लॉक, एक और तरीका शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबा के करोगे तो वो कैपिटल में आ जाता है। इसी तरीके से आपके नंबर के ऊपर सिंबल्स बने हुए, नंबर के ऊपर सिंबल्स बने हुए, परसेंट का निशान, ये कहाँ से आता है, शिफ्ट। और ये वो जगह थी जब मुझे पता चला पिछले साल की मुझे कीबोर्ड पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट लैब में थे, सर ये कैसे दबेगा, तो शिफ्ट दबा के दबाना पड़ता है। ओके, बताना पड़ता है। शिफ्ट दबाओगे तो 1 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर जो नंबर सिंबल्स आ रहे हैं वो शिफ्ट दबाने से आते हैं। तो ये कीज अकेले कुछ काम नहीं करती, किसी के साथ मिलकर कुछ काम करती है। एक और की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑल्ट की और F4 का दबाओ। लैब में बात नहीं करना, प्लीज बात नहीं करना, प्लीज बात नहीं करना। अगर आपको किसी चीज के बारे में इल्म नहीं है तो उसका मतलब ये ना क्लास में बात करते रहे, बहुत ही गंदा एटीट्यूड होता है ये। ऑल्ट और F4 को एक साथ दबाओ, ऑल्ट, ऑल्ट की नजर आ रही है, F4 नजर आ रहा है ऊपर, दोनों को एक साथ दबाओ, क्या होगा, विंडो क्लोज हो जाएगी। जो भी तुमने ऐप खोली भी होगी ना, लैब में जाके देखो, एक साथ दबाओगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। मैं कीबोर्ड के शॉर्टकट्स की लिस्ट भी दे दूंगा, ये पेपर में शायद, मेरे पेपर में नहीं उनके पेपर में सवाल आ सकता है, शायद मैं भी दे दूं, लेकिन बहरहाल ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो वही वाली बात है, जो टीचर को आता है ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आना चाहिए, जो उसको नहीं आता ये तो बेकार है, बस ये होता है यहाँ पे। तो आपको उस टीचर के माइंडसेट को देते हुए चलने की जरूरत है। ओके, ऑल्ट F4 से क्या हो रहा है, विंडो क्लोज हो, शट डाउन नहीं होता, शट डाउन नहीं, विंडो क्लोज, जो भी विंडो खुली हुई है, नोटपैड खुला हुआ है बंद, MS वर्ड खुला हुआ है तो क्या आप किससे बंद करोगी हबीबा, ऑल्ट F4 दबाओगे तो वो विंडो क्लोज, विंडोज शट डाउन नहीं हो रही, जो भी ऐप खुली हुई ना उसकी विंडो बंद हो जाती है। ठीक है, अब और कौन सी की रह गई भाई, एंटर की आपके पास है, एंटर की से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन भी है, बाकी एक तरह से ओके ये काम करो। एक कोने पे एस्केप का बटन दिया हुआ है, बिल्कुल कोने पे टॉप पे नजर आ रहा है भाई, ये बस जैसे आप गेम वगैरह खेल रहे, एस्केप दबा के देखना क्या होता है, फुल स्क्रीन में गए वो एस्केप दबाओगे तो वो बाहर आ जाता है। लैपटॉप के अंदर आपको एक की नजर आएगी जिसका नाम है FN की, लैपटॉप पे एक FN की नजर आएगी लैपटॉप्स के अंदर। वजह ये होती है कि लैपटॉप में जगह कम होती है, तो वो कहते हैं कि एक ही की को 2 फंक्शन दे दो, तो वो आप FN की दबा के एक वाला फंक्शन यूज करते हैं, उसको हटा दूसरा फंक्शन करते हैं। मसलन मेरे लैपटॉप के अंदर क्या है कि उन्होंने कहा है, जैसे एप्पल के लैपटॉप की मैं मिसाल दे रहा था, कि वैसे तो उन्होंने कर दिया कि F1 दबाओ तो ब्राइटनेस बढ़ती है, राइट, लेकिन अगर मैं वाकईतन F1 दबाना चाह रहा हूँ तो क्या करूंगा, तो FN की दबा के F1 दबाऊंगा तो F1 का सिग्नल जाएगा। ठीक है, F1 जो है वो फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या रह गया है, ठीक है जी, हमने तमाम कीबोर्ड की कीज को पढ़ लिया, कोई सवाल से रह गया, कोई सवाल, देखो ये चीजें, जोर से बोलो, आगे आ जाओ, आगे बताओ।
आगे जल्दी बताओ। भाई इंसर्ट डिलीट, ओके अब सवाल है लाइब्रा का, सर इंसर्ट डिलीट किस लिए थे? डिलीट में मैंने बता दिया, बैक स्पेस का अपोजिट है। इंसर्ट जो है, कहाँ जा रही है, आ रही है जा रही है, रुक जाओ वहीं पे। इंसर्ट जो है भाई ये भी आपकी टाइपिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। इंसर्ट का की दबा के देखें, ये सिर्फ आपकी एडिटिंग की है। आप उसको ट्राई करके देख लीजिएगा, कोई ऐसा खास उसका फंक्शन नहीं है। लेकिन आप कर्सर के जरिए से काम करें तो ये वाला काम आप इंसर्ट की मदद से भी कर सकते हैं। पेज अब पेज डाउन हो गया, इसका ताल्लुक नेविगेशन से है कि पेज ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, पेज अप कर दिया तो पहला पेज आ गया, पेज डाउन किया तो अगला पेज आ गया। होम और एंड का ताल्लुक मैंने बता दिया कि लाइन के अंदर आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाँ बताओ। ये ऊपर पूछ रही, ऊपर स्क्रॉल लॉक की है, प्रिंट स्क्रीन की है। प्रिंट स्क्रीन की को प्रेस करके आप लोग आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो उसको ट्राई करें। प्रिंट स्क्रीन की को आपने दबाया, फिर एमएस पेंट को खोल के कंट्रोल भी करेंगे तो स्क्रीनशॉट उसके अंदर आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। और भी कीज होती हैं बास कीबोर्ड्स के अंदर, मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, उसके अंदर ही प्ले वगैरह का बटन दिया हुआ होता है, तो कीज बहुत सारी हैं। ओके, F1 कौन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे बोलो। F1 इसमें है, नहीं होगा इसमें, दिखाओ। ओके गुड। फायजा फातिमा रमजान ने कहा कि सर इसमें भी F1 की मौजूद है, बिल्कुल सही कह रही है, इसमें भी F1 की मौजूद है। डिपेंड करता है, मार्केट में कीबोर्ड लेने जाए, जैसे मैंने बताया कि आपको ऐसे भी कीबोर्ड मिलेंगे जिसमें यहाँ पे मल्टीमीडिया बटन लगे हुए थे, आप प्ले करना चाहें प्ले कर लें यहीं से। एक कीबोर्ड मैंने ऐसा भी यूज किया था जिसके अंदर आप बटन दबाते थे, वो ईमेल आपका ब्राउजर खुल जाता था, क्रोम खुल जाता था। तो इस तरह से लोगों ने चेंजेस वगैरह किए हुए। ओके, अमूमन F1 की लैपटॉप पे होती है, लेकिन अब कीबोर्ड्स के अंदर भी मौजूद है, जैसा कि हमें फातिमा ने दिखाया। फातिमा लो, लेकिन मकसद इसका वही, F1 दबाओगे तो दूसरा फंक्शन चलेगा। ओके, अब मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ और मैं अटेंडेंस ले लूँ आप लोग की।